हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन योर क्लास। बच्चों, आप सभी का आपकी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय बच्चों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी आरोह के गद्य खंड से गलता लोहा नामक कहानी को पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक शेखर जोशी जी हैं। प्रस्तुत कहानी में अब तक हम सभी लोगों ने लेखक परिचय के साथ साथ कहानी के मुख्य पात्रों का परिचय पढ़ा और हम सभी लोगों ने पिछली वीडियो में इसके कुछ गद्य खंडों की व्याख्या भी पढ़ी। अब आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे और घटनाओं से, पाठ में आए हुए प्रसंगों से अपने जीवन में कुछ न कुछ सीख लेंगे तथा जो भी अच्छी बातें हैं उसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी बुक को जहाँ से आपको पढ़ना है वहाँ पे ओपन करिए। आप सभी लोग अपनी बुक को पेज नंबर 58 पे ओपन करिए, क्योंकि उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा पिछली वीडियोज में जो पढ़ा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि जो कहानी का एक क्रम है उसको हम सुविधाजनक तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मोहन और धनराम दोनों मित्र थे और दोनों अपने बचपन के उन दिनों को याद करते हैं जब वो प्राथमिक विद्यालय में एक साथ पढ़ा करते थे और मास्टर त्रिलोक सिंह उनको पढ़ाया करते थे। मास्टर त्रिलोक सिंह जी एक सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे और वो बच्चों के पठन पाठन में कोई त्रुटि होने पर उन्हें कठोर दंड दिया करते थे। मास्टर त्रिलोक सिंह जी मोहन से अत्यधिक प्रेम करते थे, क्योंकि मोहन उनका प्रिय शिष्य था। मोहन पढ़ने में तो मेधावी था ही, साथ ही साथ कक्षा की अन्य गतिविधियों में भी वह प्रवीण था। विशेषतः गायन में वह प्रवीण था और वह मास्टर त्रिलोक सिंह जी के दिए हुए हर कार्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करता था, जिससे कि मास्टर त्रिलोक सिंह जी उस पर बहुत खुश रहते थे और उसे उन्होंने क्लास का मॉनिटर बना रखा था। चलिए अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं कि मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोकी सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मोहन एक मेधावी छात्र था, एक होशियार छात्र था। अतः मास्टर त्रिलोक सिंह जी को यह विश्वास था कि मोहन आगे चल करके किसी अच्छे पद को प्राप्त करेगा और उनका नाम रोशन करेगा। मास्टर त्रिलोक सिंह जी पढ़ाते वक्त बच्चों से जब कुछ सवाल करते, अगर किसी सवाल का उत्तर क्लास में कोई भी छात्र नहीं दे पाता था तो वह वही प्रश्न मोहन से पूछते थे और मोहन प्रायः उनके प्रश्नों का सटीक उत्तर देता था और मास्टर त्रिलोक सिंह जी को संतुष्ट कर दिया करता था। जब मोहन ऐसा कर देता था तो जो बच्चे उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए थे उन्हें दंड देने के लिए मास्टर त्रिलोक सिंह जी मोहन को कहते। यहाँ पर लेखक ने फिसड्डी शब्द का प्रयोग किया है।
तो फिसड्डी शब्द से जो तात्पर्य है वह है पिछड़ा हुआ। फिसड्डी मतलब पिछड़ा हुआ। शब्द अर्थ आप लिखते जाइएगा। पिछड़ा हुआ यहाँ कहानी के प्रसंगानुसार इससे का तात्पर्य यह है कि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर थे, अर्थात वे जब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे तो उनको दंड मिला करता था। अब वो मोहन से कहते क्या थे, तो लेखक ने मास्टर त्रिलोक सिंह जी के ही कथन को यहाँ पर प्रस्तुत किया है और साथ ही साथ यह बताने का प्रयास किया है कि पहले कैसे सख्त से सख्त सज़ा बच्चों को दी जाती थी अनुशासन को बनाए रखने के लिए तथा पठन पाठन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यापक जो है वो बच्चों को कड़ा दंड देते थे। आज की तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है वो नहीं थी। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। आप समझ रहे होंगे, हमजोली का मतलब है मित्र, साथ साथ रहने वाला, हमेशा एक दूसरे के करीब रहने वाले लोग, अर्थात धनराम और मोहन एक दूसरे के करीब रहा करते थे, सहपाठी थे, तो वहाँ जितने लोग थे सभी लोग हमजोली थे। तो धनराम भी जो है वो मोहन के हाथों क्या करता था, मार खा जाया करता था। कान उसका पकड़ करके मोहन ऐड दिया करता था। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। यद्यपि बाल्यावस्था के स्वभाव के कारण जब मोहन उसको दंड देता था तो थोड़ी बहुत धनराम को मोहन से ईर्ष्या होती थी, जैसा कि सभी बच्चों में ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन साथ ही साथ धनराम मोहन के प्रति बड़ा प्रेम और आदर भी रखता था। उसका कारण लेखक ने आगे बताया है कि इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बड़े ही अच्छे प्रसंग को लेखक ने उठाया है कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। प्रतिद्वंदी का मतलब प्रतिस्पर्धी, साथ में एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ होती है उसे हम प्रतिद्वंदता कहते हैं। तो धनराम को यह पहले से ही ज्ञात था कि वह निम्न जाति का है और निम्न जाति का जो तालमेल है वो उच्च जाति से नहीं है, यानी जो निम्न जाति की प्रतिद्वंदता है वह किसी भी प्रकार से उच्च जाति अर्थात मोहन की जाति से नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रतिद्वंदता होती है वो बराबर वालों में होती है। तो मोहन तो ये पहले से ही जानता था कि धनराम तो यह पहले से ही जानता था कि मोहन उच्च जाति का है, उससे श्रेष्ठ है और उसे दंड देने का उसको अधिकार है। तो इसीलिए जो धनराम था वो कभी बहुत लंबे समय तक ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रख पाता था और मोहन के द्वारा उसे दंड मिलने का कोई बहुत दुख नहीं होता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। अर्थात मास्टर त्रिलोक सिंह जी बारंबार कक्षा में यह कहा करते थे कि मोहन आगे चल करके एक दिन बड़ा आदमी अर्थात उच्च पद को प्राप्त करेगा और स्कूल का तथा उनका नाम रोशन करेगा। तो धनराम को यह विश्वास हो गया था कि निस्संदेह मोहन एक महत्वाकांक्षी मेधावी छात्र है
और वो निसंदेह आगे चल करके ऊंचे पद को प्राप्त करेगा, तो वह मोहन को मानसिक रूप से यह मान बैठा था कि मोहन उससे श्रेष्ठ है और वह कभी भी मोहन की बराबरी नहीं कर सकता था। तो समाज में लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे जातिगत हीनता लोगों के मनों में भर दी गई थी और उन्हें यह सोचने पर विवश कर दिया गया था कि वे किसी भी प्रकार से उच्च जातियों के बराबर नहीं रह सकते, उच्च जातियों के बराबर वे कार्य नहीं कर सकते हैं। वास्तव में यह एक सामाजिक व्यवस्था का क्या था? दोष था। वास्तव में होना यह चाहिए कि हर व्यक्ति यदि मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, सुविधाएं पाएगा, पढ़ने लिखने के अवसर पाएगा, तो निसंदेह वह आगे जा सकता है और ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन पहले ये जातिगत जो भावनाएं थी, अभी भी आपको ग्रामीण अंचल में ऐसी जातिगत भावनाएं देखने को मिल जाती होंगी जो कि सही नहीं है। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। धनराम जो था वह गांव के जो दूसरे खेतिहर का मतलब होता है खेतों में काम करने वाले लोग, खेतिहर मजदूर से मतलब है खेत में काम करने वाले मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे का यहाँ पे जो मतलब है वो है, दर्जा मतलब होता है क्लास, यहाँ पे कक्षा से मतलब हो जाएगा, यानी केवल तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाया था। दर्जे से मतलब होती है कक्षा, इंग्लिश में अगर हम कहें तो क्लास, एक प्रकार से वर्ग भी कह सकते हैं हम। तो तीसरी क्लास तक ही धनराम पढ़ाई कर पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ, यानी उनका नाम भी स्पष्ट रूप से लेखक नहीं ले रहे थे, यानी धनराम का नाम धनराम ना कह करके उसे क्या कह करके पुकारते थे? धनुआ, तेरा का पहाड़ा सुना तो। पहले लोग पहाड़ा, जिनको आप लोग इंग्लिश में टेबल कहते हैं, उसे सुनाने के लिए कहते थे, और तेरा का पहाड़ा अक्सर बच्चे सुना नहीं पाते थे। हम लोग भी प्राइमरी विद्यालय में पढ़े हुए हैं और ये प्रसंग पढ़ करके हमको निसंदेह अपने वो बचपन के दिन याद आते हैं कि जब हम लोगों को भी पहाड़ा याद करने में कितनी परेशानियां होती थी और उसके बदले में टीचर के द्वारा खूब पिटाई हुआ करती थी। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया लेखक ने। 13 का पहाड़ा उसके लिए क्या हो गया? पहाड़ हो गया। पहाड़ हो जाना का मतलब होता है, एक प्रकार से मुहावरा है, पहाड़ हो जाना माने बहुत कठिन हो जाना, यानी 13 का पहाड़ा याद कर पाना उसके लिए एक क्या था? बहुत कठिन था, यानी एक प्रकार से पहाड़ी की चोटियों पर चढ़ने के समान था, बहुत कठिन काम था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, 13 दूनी 26 होता है, वो कहता था 24 सटा। एक संटी का मतलब होता है यहाँ पे एक छड़ी है, पतली सी छड़ी है, जिस दंड देने के लिए एक पतली छड़ी। हम यहाँ पे इसको लिख नहीं रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। कौन टूट गई? हड्डी नहीं टूट गई, पसलियाँ नहीं टूट गई, बल्कि वो जो स्टिक थी, हाँ, जो छड़ी थी वो टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। यानी खुद मार खाने के लिए अपने आप उस संटी का उसे चयन करना था धनराम को कि जाओ और वहाँ मजबूत सी संटी तोड़ करके लाओ और फिर पीट पीट के मैं तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सज़ा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। यानी मास्टर त्रिलोक सिंह जी जब पढ़ाते थे तो उनके पढ़ाने का यह नियम था कि जिसे सज़ा पानी है वह खुद
अपने लिए क्या करता था, छड़ी चुनता था और उसी से वह उसी से दंड पाता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। अर्थात अगर बच्चे कमज़ोर छड़ी का चुनाव कर लेते थे, कमज़ोर संटी का चुनाव कर लेते थे, तो मास्टर त्रिलोक सिंह जी और दंडित करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, अपने बलि का बकरा का मतलब ये होता है कि खुद सज़ा पाने के लिए, यहाँ पर जो प्रसंगानुसार कहानी का मतलब है, तो क्या करते थे, वो खुद एक मजबूत छड़ी का चयन करते थे कि कम से कम मार्ट साहब संतुष्ट हो जाएं कि हाँ यह छड़ी अच्छी है, और वह उससे दंड दे करके तसल्ली पालें कि अब उन्होंने उसके अपराध के लिए उचित दंड दे लिया। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। घोटा लगाना मतलब यहाँ पे जो है वो रटना है। घोटा लगाना मतलब यहाँ पे क्या है, रटना। रटना आप जान रहे हैं ना, यानी बार बार वो रट रहा था लेकिन उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो रहा था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था। तीसरी सीढ़ी का मतलब 2 स्टेप वो सही बताया, जैसे कि 13 एकम 13, 13 दूनी 26, लेकिन 13 तियाँ 39 ना कह पाया। उसमें उसने कोई ना कोई क्या कर दी, त्रुटि कर दी। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। जबान की चाबुक बहुत ही अच्छा शब्द है, जबान की चाबुक। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका प्रयोग आपको करना है। जबान की चाबुक का मतलब ये होता है व्यंग करना। क्या करना, व्यंग, जिसको गांव में लोग कहते हैं ताना मारना। कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी की बातों का इतना गहरा दुख होता है कि दंड मिलने का उतना दुख नहीं होता है। आप सभी लोग छात्र हैं और यह महसूस करते हैं कि कभी कभी टीचर की कही हुई बात आपको उतनी चोट पहुंचाती है जितना कि अगर वो दंड दे देते किसी स्टिक से तो नहीं पहुंचती। तो मास साहब दोनों हथियार यूज कर रहे थे। पहले तो उन्होंने क्या किया, छड़ी से धनराम की पिटाई की। फिर जब देखा कि धनराम को ये चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो उन्होंने क्या कर दिया, जुबान की चाबुक चला दी। मैंने लिख दिया, इसे आप लिख लीजिएगा, शब्दार्थ में भी आप लिख सकते हैं। व्यंग करना, अर्थात उन्होंने कौन सा व्यंग किया, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे। लोहा भरा है रे से मतलब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि इससे लेखक का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर मास्टर त्रिलोक सिंह जी यह कहना चाहते हैं कि तू लोहार का ही काम कर सकता है, तेरे बस का पढ़ना लिखना नहीं है, तेरी बुद्धि इस लायक नहीं है कि तू 13 का पहाड़ा याद कर सके और पढ़ लिख सके, बल्कि तू केवल लोहार का ही काम कर सकता है, अर्थात औजारों की मरम्मत ही कर सकता है। विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, यानी जो विद्या का ताप का मतलब यहाँ पे गर्मी से है, तो ताप का मतलब यहाँ पे है जो विद्या आनी चाहिए, जो विद्या आने के लिए दिमाग खुलना चाहिए, वो तुम्हारे अंदर आ पाना संभव नहीं है। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर, दरातियाँ मतलब एक हंसुआ होता है, हंसुआ मैंने पहले ही बताया आपको, हंसुए को निकाल करके उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। अब आप ये भी देख लीजिए कि पहले जो अध्यापक हुआ करते थे वो प्रायः बच्चों से कुछ न कुछ काम भी ले लिया करते थे। हम लोग भी अपने बाल्यावस्था में जब पढ़ते थे तो कभी कभी हम लोगों के जो टीचर थे
वो हम लोगों से घर से कोई ना कोई, कभी दूध लाने के लिए, कभी मट्ठा लाने के लिए, कभी दही लाने के लिए, और कोई सामान अगर उनका ख़राब हो जाता था और जानते थे कि इसकी मरम्मत उसके यहाँ हो जाती थी, तो मुफ्त में वो काम करवाने के लिए वह बच्चे को वो दे दिया करते थे। और हम लोग अपना सौभाग्य समझते थे कि अध्यापक ने हमें कोई काम दे दिया है, और घर जा कर के सारा काम काज छोड़ करके सबसे पहले हम लोग मास्टर साहब के द्वारा दिए हुए कार्य को संपन्न करते थे। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। किताबों की विद्या का ताप का मतलब होता है कि किताबों के पढ़ाने का जो एक अनुभव होता है, जो ज्ञान होता है, जो सामर्थ्य होता है, अर्थात लेखक कहना चाहता है कि धनराम के पिता धनराम को किताबों को पढ़ा नहीं सकते थे, ज्ञानार्जन करा नहीं सकते थे, यानी जो किताबी ज्ञान है वो नहीं दे सकते थे। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। घन का मतलब यहाँ पे है एक बड़ा सा हथौड़ा जो लोहे को आकार देने के लिए यूज किया जाता है। तो वहाँ पर बचपन से ही जो धनराम के पिता थे उन्होंने क्या कर दिया था कि धनराम को अपने परंपरागत कार्यों को सिखाने लगे थे, अर्थात लोहार की कारीगरी को सिखाने लगे थे, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फ़र्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। गंगाराम कौन है? मैंने आपको बताया था कि गंगाराम धनराम के पिता हैं। वह अगर धनराम उनके बताए हुए कार्य को नहीं कर पाता था तो उसे अपनी पसंद की बेत से दंड देते थे, अर्थात कठोर से कठोर दंड देते थे, और जरा सी गलती होने पर छड़, बेत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। प्रसाद देने से मतलब यहाँ पर है दंड देना। प्रसाद देने से यहाँ पर जो तात्पर्य हो क्या करते? दंड दे देते, बताते कि ये काम ऐसे करना चाहिए। अर्थात धनराम दो दो कार्य कर रहा था। एक तरफ तो पढ़ने के लिए विद्यालय जाता था जहाँ पर वह अच्छे से पढ़ लिख नहीं पा रहा था, तो दूसरी तरफ बाल्यावस्था से ही उसके पिता ने उसे परंपरागत कार्यों में लगा रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि आगे चल करके उसे यही कार्य करना है। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। विरासत से यहाँ तात्पर्य संपत्ति से है, उनके द्वारा पहले से किए जा रहे कार्यों को अपने ऊपर लेने से है। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। ऑफर मैंने कल आपको बताया था कि दुकान पर काम करने का क्या है? स्थान है। तो अब जो दुकान गंगाराम की दुकान के नाम से प्रसिद्ध हुआ करती थी, अब वो किसके नाम से प्रसिद्ध होने लगी? धनराम की दुकान के नाम से प्रसिद्ध होने लगी। प्राइमरी स्कूल की सीमा लागते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया, तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया, और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे, बूते का मतलब यहाँ पे सामर्थ्य है, बूते मतलब सामर्थ्य, दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, या उनकी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन इच्छा होने पर
लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मादा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। विद्या व्यसनी मतलब विद्या से लगाव। विद्या व्यसनी का से तात्पर्य विद्या से लगाव रखने वाले से है। वह उसे उदाहरण देते कि कैसे लोग प्रायः विद्या प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करते और इससे उसका उत्साह बढ़ाते थे। तो प्रस्तुत गद्य खंड में लेखक ने आगे की पढ़ाई के लिए पहले लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता था उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेखक ने यह बताया है कि पहले लोग विद्या को प्राप्त करने के लिए कितने कठिन परिश्रम किया करते थे। अब हम पूरे पाठ की व्याख्या को अगर देखें तो आप ये पाते हैं कि इसमें बताया गया है कि मोहन ने प्राथमिक विद्यालय की जब शिक्षा प्राप्त की तो स्कॉलरशिप भी प्राप्त की, छात्रवृत्ति प्राप्त की, क्योंकि उसके अंक बहुत अच्छे थे और इसने मास्टर त्रिलोक सिंह जी के वचनों को कुछ हद तक अर्थात कुछ सीमा तक यह सिद्ध कर दिया कि मोहन का भविष्य बहुत क्या है, उज्जवल है। और उसकी इस उन्नति को देख करके उनके पिता बंशीधर का भी हौसला बढ़ गया और वे मन ही मन में यह स्वप्न देखने लगे कि निसंदेह उनका बेटा आगे चल करके किसी उच्च पद को प्राप्त करेगा और उनकी गरीबी को मिटाएगा। क्योंकि बंशीधर जी दान दक्षिणा के सहारे अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे थे और निसंदेह उससे वह अपने परिवार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन था, क्योंकि आगे की पढ़ाई करने के लिए जिस विद्यालय में मोहन को दाखिला दिलाना था, प्रवेश दिलाना था, वह विद्यालय उनके यहाँ से 2 मील की दूरी पर था और रास्ते में पहाड़ी पर से चढ़ करके जाना होता था, नदी पार करना पड़ता था। लेकिन फिर भी बंशीधर जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने मोहन का नाम स्कूल में लिखवा दिया। अब मोहन संघर्ष करते हुए विद्यालय जाता था और विद्यालय से पठन पाठन कर करके थक करके घर लौटता था। जब वह थक जाया करता था, निराश हो जाया करता था, तो उसके पिता पुराणों में अर्थात किसी महापुरुष की कोई कथा सुना करके उसे मोटिवेट करते थे, उसे प्रेरित करते थे कि कैसे लोग पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया करते थे और आज इतिहास में उनका एक नाम है, लोग उनको आदर के साथ जानते हैं, पहचानते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे की कहानी हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे और आप पढ़ते रहिए और इसमें से आने वाले प्रश्नों को बनाते रहिए। मैं समझ रहा हूँ कि निसंदेह आप पाठ को पढ़ने के बाद इससे संबंधित किसी भी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी लग रही है, तो आप मुझसे निसंदेह अपने प्रश्नों का निराकरण कर सकते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर हमसे ले सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।